गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस फिजिक्स ऑनलाइन लेक्चर में बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का स्वागत है। बीएससी पार्ट फर्स्ट की बुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो स्टार्टिंग है वो हमने कर चुके हैं, जो कि हमने हमारे पिछले लेक्चर में बताया। इस चैप्टर में हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में, उनके फील्ड्स के बारे में और उनकी जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पिछले हमने जो लेक्चर पढ़ा था उसमें स्केलर और वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा कि स्केलर फील्ड्स को, वेक्टर फील्ड्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और ग्रेडियंट ऑफ स्केलर वेक्टर जो था, स्केलर प्रोडक्ट्स, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम उसी टॉपिक को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं वेक्टर फील्ड्स के लिए कि वेक्टर फील्ड का फ्लक्स और डाइवर्जेंस हम किस तरीके से निकालेंगे, उनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं। तो इस लेक्चर में हम अभी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा लेक्चर 4, उसमें हम डाइवर्जेंस के लिए जो डेरिवेशन है इन दी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वो हम पढ़ेंगे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में उसको किस तरीके से निकालेंगे। तो आप दोनों ही टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें, तब जाकर के ही आपका ये पॉइंट क्लियर हो पाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है। तो चलो शुरुआत करते हैं हम फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड से। पिछले लेक्चर में हमने जैसे फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो वहां पर हमने आपको बताया था कि फ्लक्स क्या है। किसी भी फील्ड के अगर परपेंडिकुलर हम कोई एरिया अज्यूम कर लें तो उस एरिया में पर यूनिट एरिया, पर यूनिट समय, ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सेकेंड या टाइम, जो वेक्टर फील्ड क्रॉस करेगा उसको हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अब वेक्टर फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन ऑफ फोर्स के द्वारा। यानी हमारे पास जो प्रेजेंटेशन आपको याद आ रहा होगा तो उसमें हमने लाइंस के थ्रू इसको रिप्रेजेंट किया था। तो फ्लक्स क्या हो गया? एक तरीके से अगर हम कोई वेक्टर फील्ड लेते हैं ए, तो उसका आउटवर्ड जो वेक्टर फ्लक्स होगा किसी भी सरफेस एलिमेंट डीए पर, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी फाई इज इक्वल टू ए डॉट डी ए के द्वारा। ठीक है, यहां पर ए जो है वो इंटेंसिटी ऑफ वेक्टर फील्ड है, और यहां पर जो कि डी ए जो पोजीशन ऑफ एरिया एलिमेंट है उस पर उसकी इंटेंसिटी को बता रहा है। ठीक है, अब यहां पर तो हम किसी एक सरफेस एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हमारा जो पूरा का पूरा जो वेक्टर फील्ड है वो किसी सरफेस एस पर स्थित है। ये देखिए कि आपको यहाँ पर डायग्राम में हमने दिखाया है कि बहुत बड़े एक एरिया में मान लीजिए कि कोई वेक्टर फील्ड अप्लाई है। तो हम क्या करेंगे कि अब इस कंडीशन में ये जो पूरा सरफेस है उसको हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और जिसकी वजह से क्या होगा, छोटे में डिवाइड करेंगे तो लार्ज नंबर हो जाएगा। तो लार्ज नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स में हम इनको डिवाइड कर लेते हैं, और फिर उन हर एक एरिया के लिए जो फ्लक्स हमारे पास है तो उसको हम क्या करेंगे, समेशन कर देंगे। ठीक है, द फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम द होल सरफेस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ फ्लक्स इमर्जिंग फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। यानी कि इन छोटे छोटे एलिमेंट्स के थ्रू जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है, तो उस फ्लक्स को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए यहां तक हमारे पास क्या है कि लिमिट डेल्टा डी ए टेंस टू जीरो। अब लिमिट डी ए टेंस टू जीरो हम क्यों लगा रहे हैं कि ये जो एरिया एलिमेंट है बहुत छोटे हमने लिए हैं। ठीक है, तो डी फाई पूरे का पूरा सभी के लिए समेशन करेंगे। अगर मान लीजिए हमने आई यहाँ पर कोई भी एक इस तरीके से एलिमेंट ले लिया है जैसा डायग्राम में आपको दिखाया है, तो जब हम इन एरिया एलिमेंट्स का जो एरिया है वो इनफाइनेटसिमल ले रहे हैं, मतलब कि अनंत सूक्ष्म। अब अनंत सूक्ष्म क्या होता है कि बहुत ही छोटा, जीरो नहीं है लेकिन टेंस टू जीरो है, यानी कि बिल्कुल जोरों से हल्का सा थोड़ा सा ही ऊपर है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा समेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में।
ठीक है, तो समेशन वाला जो सिंबल था वो हमने किस में चेंज कर दिया, इंटीग्रेशन में, कि फाई जो टोटल फ्लक्स है दैट इज इक्वल टू द इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस एस, इस पूरे पृष्ठ एस के लिए जो उसका फ्लक्स है इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी, और यहां पर जो ये फाई है इसको हम सरफेस इंटीग्रल भी कहते हैं। तो आपके फ्लक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई कि वेक्टर फ्लक्स जो है उसको हम सिंपली किस तरीके से निकाल सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ए डॉट डी ए के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी कि डाइवर्जेंस की। अब डाइवर्जेंस की जो डेफिनेशन है वो लगभग हमारे फ्लक्स से आती है। किस तरीके से, कि फ्लक्स को यदि हम पर यूनिट वॉल्यूम में ले लें, पर यूनिट वॉल्यूम में ले लें, वहां पर हम सरफेस की बात कर रहे हैं, सरफेस एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम एलिमेंट्स की। ठीक है, यानी हम बात एक तरीके से कह रहे हैं, फ्लक्स अगर 2D है, द्विविमीय राशि है, तो जो डाइवर्जेंस है वो त्रिविमीय हो जाती है। ठीक है, तो वेक्टर फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम इमर्जिंग आउट ऑफ द क्लोज्ड सरफेस, यानी कि अब की बार हमारे पास सरफेस कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, ऑफ ए वॉल्यूम एलिमेंट, किसी भी आयतन अल्पांश में जो कि किसी वेक्टर फील्ड में स्थित है, उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। यहाँ पर जो पॉइंट है ये हमने इसकी डेफिनेशन दी है, तो इसको आप जरूर याद कर लें, क्योंकि ये आपके एग्जाम में छोटे छोटे जो क्वेश्चंस आते हैं 1-2 नंबर के, उसमें ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो यहाँ पर फाई की जो वैल्यू है फ्लक्स की वो हमें पता है। अब इस फ्लक्स को हमने क्या कर दिया, पर यूनिट वॉल्यूम, यहाँ पर देखिए पर यूनिट वॉल्यूम के लिए हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर हम बात कर रहे थे वॉल्यूम एलिमेंट्स की, तो वो जो वॉल्यूम एलिमेंट हमने लिए हैं वो टेंड्स टू 0। ठीक है, और यहाँ पर जो इंटीग्रल है वो हमने रिंग फॉर्म में दिखाया हुआ है। इसका मतलब वो क्या है कि जो भी हम सरफेस एस ले रहे हैं वो कैसा है, क्लोज्ड सरफेस है। ठीक है, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट dv टेंड्स टू 0 1/dv इंटीग्रल ओवर ए डॉट डी। अब यहां पर जो एक चीज निकल के आती है दैट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, कि किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस जो है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ओके, अब आगे हम फर्दर पढ़ते हैं इसकी फिजिकल मीन के लिए। अब फिजिकल मीनिंग समझने के लिए कि डाइवर्जेंस का फिजिकल मीनिंग क्या होता है, भौतिक महत्व क्या है इसका, तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि हम एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लेते हैं, असंपीड्य द्रव्य को लेते हैं, किसी प्लेन पर फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो अब वो जो फ्लो कर रहा है उसकी वेलोसिटी हमने ले ली है v। ठीक है, किसी भी पॉइंट p पर हम उसको फ्लो करने वाले जो कंडीशन है उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कि हमें उसका फिजिकल मीनिंग समझने के लिए हम एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यानी असंपीड्य द्रव को ले रहे हैं जो कि किसी प्लेन पर फ्लो कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ v। तो यहां से अब हम डाइवर्जेंस ऑफ v की, यानी कि हम अब की बार जो वेक्टर फील्ड है वो क्या लिया है हमने, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो डाइवर्जेंस है वो किसके बराबर होगा, कि अमाउंट ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू अ वॉल्यूम एलिमेंट ड्रॉन अराउंड द एट पॉइंट P। यानी कि जो डाइवर्जेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर है उसको हम किस तरीके से बता रहे हैं, जो भी द्रव प्रवाहित हो रहा है उसकी मात्रा पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम किसी ऐसे एक वॉल्यूम एलिमेंट से जो कि बिंदु P पर स्थित हो, यानी बिंदु P पर स्थित एक आयतन अल्पांश से गुजरने वाले द्रव जो पर सेकेंड और पर यूनिट वॉल्यूम है। अब इसके बाद हमारे पास जो डाइवर्जेंस की वैल्यू है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों ही हो सकती हैं। ठीक है, और तीनों जो होंगी उसके लिए कंडीशन भी अलग अलग है।
कि अब हम बात करते हैं पहले पॉजिटिव वैल्यू की, कि पॉजिटिव वैल्यू क्या होंगी। अब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ जा रहा है, यानी जो हमने एक वॉल्यूम एलिमेंट माना था उससे बाहर की ओर है, इमर्जिंग आउट, प्रवाहित हो रहा है बाहर की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक सोर्स की हम कल्पना कर सकते हैं जो कि उस आयतन अल्पांश में स्थित है और जिसकी वजह से उस वॉल्यूम के बाहर की ओर फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है, यानी कि उस आयतन अल्पांश में सोर्स स्थित है। इसके बाद जब हम बात करते हैं नेगेटिव वैल्यूज की, तो नेगेटिव वैल्यू का मतलब है कि उस आयतन अल्पांश में सिंक स्थित है, यहाँ पर सोर्स स्थित था, यहाँ पर सिंक स्थित है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उस वॉल्यूम एलिमेंट के अंदर जो फ्लूइड है अंदर की ओर प्रवाहित हो रहा है, फ्लोइंग इन टू द एनक्लोज्ड वॉल्यूम, और एक तरीके से इज बीइंग कलेक्टेड देयर, और वहां पर इकट्ठा हो रहा है। अब इन दोनों बातों को समझने के लिए हम, जो आपने 12th में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी जहां पर कि हमने पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों के लिए हमने एक बात आपको बता रही थी कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है, और जो माइनस चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उस पर अंदर की ओर होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि किसी पॉजिटिव चार्ज को हम कंसीडर करते हुए एक इस तरीके से क्लोज्ड सरफेस लेते हैं, तो यहां पर क्या है, आउटवर्ड दी सरफेस हमें ई फील्ड बाहर निकलता हुआ दिख रहा है, तो यहां पर डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या होगा, पॉजिटिव है, क्योंकि यहां पर ये देखिए ये जो पॉजिटिव क्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोर्स को। वहीं जब हम नेगेटिव क्यू की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव क्यू के समय पर डाइवर्जेंस ऑफ ई क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि सारा का सारा जितना भी फ्लक्स है वो अंदर की ओर आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसके बाद तीसरी कंडीशन है जीरो की, तो जीरो का मतलब क्या होगा कि वहां पे ना तो कोई सोर्स स्थित है ना ही सिंक स्थित है, इसका मतलब जितना वेक्टर फील्ड उसमें अंदर आ रहा है उतना ही वो बाहर जा रहा है। जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है कि यदि हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए डाइवर्जेंस जीरो होता है, क्योंकि किसी भी सरफेस एरिया पर जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स ऑफ लाइन अंदर आती हुई हमें दिखती हैं उतनी ही फोर्स ऑफ लाइन बाहर जाती हुई भी दिखती हैं। और ऐसे जो वेक्टर्स होते हैं जिनके लिए डाइवर्जेंस जीरो होता है उसको हम कहते हैं सोलेनोइडल वेक्टर। यहाँ पर ये जो वर्ड है उसको आप याद कर लें कि सोलेनोइडल वेक्टर किसे कहते हैं, कौन से होते हैं, इसका एग्जाम्पल। तो ये जो टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट अभी लेक्चर में अभी हम पढ़ने वाले हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में डाइवर्जेंस को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। सो कीप वॉचिंग